प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग एग्जाम पॉइंट 13 पे चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट 12 तक हम लोग ऑलरेडी पहले से चर्चा कर चुके हैं। आपको बताते चलें, यह एग्जाम पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीएससी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से यदि आप हैं तो यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो टॉपिक हमारे सामने है वो है एंजियोस्पर्म एनाटॉमी। आपको बता दें, इसे की पॉइंट आप कह सकते हैं। एग्जाम पॉइंट नाम से हमने इस सीरीज का नाम रखा है और यह आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके टोटल अगर सीरीज आप कर लेते हैं तो आपके उस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 13 जो है टोटल आपके 70% प्रश्न लगभग यहीं से मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। 70% प्रश्नों का हम दावा करते हैं यहाँ से मिलने का, और किसी भी एग्जाम में 70% प्रश्न मिलने का मतलब है कि 10% प्रश्न ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएंगे। और 80% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप कैलकुलेट करिए तो 12×8 = 96, लगभग 100 क्वेश्चन के नियर अबाउट आपका स्कोर पहुंच रहा है। टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन अपने आप में कम नहीं होता है, और 10-5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। टोटल डिटेल मैंने एक वीडियो में बताया है, तो फिर कभी अभी हम चर्चा कर देंगे। पहले टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला पॉइंट है एक द्विबीजपत्री 13 नंबर के एग्जाम पॉइंट का पॉइंट नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ठीक, एक द्विबीजपत्री तने, द्विबीजपत्री मतलब डाइकाटिलिडन में वास्कुलर बंडल जो होता है उसमें जाइलम या कास्ट, जाइलम को कास्ट भी कहते हैं, पोसवाह या बास्ट, पोसवाह या बास्ट कहते हैं, या पोसवाह को ही फ्लोएम कहते हैं, तथा कैम्बियम उपस्थित होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे में क्या क्या पाया जाता है? जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम पाए जाते हैं। ठीक, या जाइलम को ही कास्ट कहते हैं, पोसवाह को फ्लोएम कहते हैं या बास्ट कहते हैं, और कैम्बियम उपस्थित होते हैं। इनके संवहन मंडल संयुक्त बहिफ्लोएमी खुले और घेरे में व्यवस्थित होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के तने व जड़ों में तथा अनावृत बीजी पौधों में फ्लोएम एवं जाइलम के मध्य कैम्बियम पाया जाता है, जिसके कारण इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक, पॉइंट नंबर 3, कार्टिकल वास्कुलर बंडल। कार्टिकल वास्कुलर बंडल एक संवहनी प्रणाली है जो जल एवं खनिजों के परिवहन में सहायक होता है। प्रायः कार्टिकल वास्कुलर बंडल त्रिज्यीय रूप से जाइलम से उत्पन्न होते हैं। मजूमदार द्वारा निक्टेंथिस आर्बोरिस्टिस कुल ओलियेसी में उल्टा बलकुटी संवहन बंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उल्टा बलकुटी संवहन बंडल का अध्ययन किया किसने? मजूमदार द्वारा निक्टेंथिस आर्बोरिस्टिस में इसका अध्ययन किया गया था, जो कि ओलियेसी फैमिली से संबंधित है। इस पौधे के तने में कार्टेक्स में इनकी संख्या 4 होती है, जो तने के चारों उभारों पर स्थित होते हैं। मोनोट्रोपा में क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिससे यह अपना भोजन बनाने में असमर्थ होता है। यह मृतोपजीवी आवृतबीजी पौधा है। इसकी जड़ प्रणाली भूमि में उपस्थित कार्बनिक मृत पदार्थों से आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करती है। घास ग्रेमिनी कुल का एक बीजपत्री पादप है। इसकी पत्तियां समद्विपार्श्विक, किसमें आती घास? ग्रेमिनी कुल में आती। इसकी पत्तियां कैसे होती? समद्विपार्श्विक यानी आइसोबाइलेटरल होती हैं। इन पत्तियों को सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ से समान रूप से मिलता है, क्योंकि यह सीधी अवस्था में उगती हैं। आंतरिक संरचना में इन पत्तियों के पर्णमध्योतक खंभ तथा स्पंजी ऊतकों में भिन्नता नहीं होती। इसकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। कैसे होती हैं? समव्यासी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं और परस्पर सटी रहती हैं। इसी कारण इस ऊतक में अंतराकोश की स्थान यानी इंटर सेलुलर स्पेस कम और आकार में छोटे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। मेरोसिन ग्रंथियां ब्रेसिकेसी परिवार के यानी फैमिली के सदस्यों में पाई जाती हैं।
इनसे मेरोसिन नामक पदार्थ निकलता है। मेरोसिन ग्रंथियां ब्रेसिकेसी परिवार के सदस्यों में पाई जाती हैं। इनसे मेरोसिन नामक पदार्थ निकलता है जो कैंसर रोधी, जीवाणु रोधी, एंटीऑक्सीडेंट, यौन प्रदाह रोधी होता है। इसमें घाव भरने की भी क्षमता होती है। जूट के रेशे एक मृदु अथवा बास्ट फाइबर होते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है कई बार। जूट के रेशे एक मृदु अथवा बास्ट फाइबर होते हैं। एक कोरकोरस कैप्सुलेरिस तथा कोरकोरस ओल्टोरियस के तने से प्राप्त किया जाता है। कैप्सुलेरिस और तथा कोरकोरस ओल्टोरियस के तने से प्राप्त किए जाते हैं। यह एक प्रमुख बोरा वस्त्र यानी पैकिंग वाले वस्त्र के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग पर्दे, कालीन, कंबल, रस्सा तथा घटिया किस्म के कपड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। जाइलम मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनके नाम है वाहिकाएं यानी ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर, ठीक, उसके बाद वेसल्स तथा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम को हैंड्रोम भी कहा जाता है। जाइलम को हैंड्रोम कहा जाता तथा यह जल और घुलनशील खनिज पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। प्रशांत केंद्र मूल शीर्ष में पाया जाता है। यह वह भाग होता है जहां पर कोशिकाएं सामान्यतः निष्क्रिय विभाजन की अवस्था में होती हैं। इनमें तभी विभाजन होता है जब सक्रिय मेरिस्टेम नष्ट हो जाती है या चोटिल हो जाती है। इस केंद्र की कोशिकाओं में डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन अल्प मात्रा में होते हैं। वाहिका तथा वाहिनिका जाइलम के घटक होते हैं। वाहिका तथा वाहिनिका यानी ट्रैकिड तथा वेसल्स तथा ट्रैकिड्स, ये दोनों क्या होते हैं? जाइलम के घटक होते हैं। दोनों ही घटकों में परिपक्व होने पर प्रोटोप्लाज्म का अभाव हो जाता है। जब ये परिपक्व होते हैं तो प्रोटोप्लाज्म का अभाव हो जाता है, अर्थात ये मृत हो जाती, यानी वेसल्स और ट्रैकिड दोनों मृत हो जाती हैं। दोनों ही जल संवहन में भाग लेती हैं। वाहिका की कोशिकाएं एक अनुलंब पंक्ति में होती हैं तथा ऊपर नीचे की कोशिकाओं के बीच की भित्ति खुली होती है। पौधों में कई वर्षों तक लगातार द्वितीयक वृद्धि होते रहने पर तने में 2 तरह के काष्ठों का निर्माण हो जाता है। रस काष्ठ यह द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होता है जो खनिज तथा जल का परिवहन करता है। ठीक है, यह द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होता है जो खनिज तथा जल का क्या करता, परिवहन करता। दूसरा है अंतःकाष्ठ, यह द्वितीयक जाइलम का भीतरी परत होता है तथा ये परिवहन में भाग नहीं लेता है। याद रखिएगा, जाइलम का वह कौन सा हिस्सा है जो परिवहन में भाग नहीं लेता, तो आप कहेंगे अंतःकाष्ठ जो है परिवहन में भाग नहीं लेता है। अब मैं आगे की बात बता रहा हूं, उसको सुनिएगा। देखिए, मैंने कहा कि 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक आपके लिए बम्पर ऑफर है कि 99 रुपीज़ में आप टोटल एग्जाम पॉइंट, ठीक, इसके साथ नोट्स, इसके साथ आपका जो है बूस्टर डोज की सभी श्रृंखलाएं आपको 99 रुपीज़ में दे दी जाएंगी। इसके लिए आपको इसी बीच में अपने आप को चैनल से जोड़ना है और जुड़ करके आपको इसका लाभ उठाना है। जब आप जुड़ेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हम बीच बीच में इस तरह के ऑफर लेके आते हैं। किसी भी तैयारी में आपको इस तरह का मौका मिलता रहेगा। केबीएस की तैयारी आपको फ्री में कराई जाएगी, तो आप केबीएस की तैयारी के लिए एकदम तैयार हो जाए। पौधों में रंभ के भीतर संवहन मंडल के मध्य बनने वाले कैम्बियम को अंतःरंभी एधा कहते हैं। कह रहा, पौधों में रंभ के भीतर संवहन मंडल के मध्य बनने वाले कैम्बियम को अंतःरंभी एधा कहते हैं, जिससे कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। कैम्बियम रिंग की सक्रियता पूरे वर्ष एक समान नहीं होती है, बल्कि यह वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। बरसात तथा अनुकूल मौसम में चौड़ी गर्त वाले जाइलम बनते हैं, जबकि पतझड़ में संकरी गर्त वाले छोटे जाइलम बनते हैं। तने में अनुप्रस्थ काट में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
जिन्हें वृद्धि वलय या वार्षिक वलय के नाम से जाना जाता है। एनुअल रिंग कहते हैं इसे। रस काष्ठ को वर्णम रस काष्ठ को एल्बर्नम भी कहा जाता है। पेड़ों की द्वितीयक काष्ठ की बाहरी जीवित परत जो पेड़ के शिखर पर खनिज और जल के परिवहन में संलग्न रहती है, उन्हें रस काष्ठ कहते हैं। कोशिकाओं में अधिक जल होता है, जिसके कारण इनमें गहरे रंग के रासायनिक पदार्थों का जमाव नहीं हो पाता है। ड्रेसीना ड्रेसीना एक्का एक बीजपत्री पौधा है। ड्रेसीना एक्का एक बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधों में सामान्यतः द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इनमें मस्कुलर कैम्बियम नहीं पाई जाती। अपवाद स्वरूप ड्रेसीना एक्का इत्यादि के हाइपोडर्मिस भाग में एक द्वितीयक कैम्बियम का निर्माण होता है, जिससे द्वितीयक संवहन मंडलों का निर्माण होता है। टाइलोसिस का निर्माण द्वितीयक जाइलम में होता है। पौधों में लगातार द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप पुराने तने के मध्य में उपस्थित द्वितीयक जाइलम की वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं में आसपास की मृदुकी कोशिकाएं वृद्धि कर जाती हैं। इन्हें टाइलोसिस कहते हैं। इनके फलस्वरूप ये जाइलम आकार्यात्मक हो जाते हैं। तने में ऐसे भागों में हार्टवुड का निर्माण होता है। पौधों में जब गहरे घाव हो जाते हैं तो इनके नीचे की कोशिकाएं हैं, जिसे कैलस कहते हैं, कैलस घाव को भर देती हैं। शीघ्र ही कैलस के किनारे की कोशिकाएं कैम्बियम में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कार्क कोशिकाओं का एक स्तर विकसित करती हैं। इन्हें आघात कैम्बियम कहते हैं और घाव को बाहर से ढक देता है। बहुधा जख्मी स्थानों पर गांठ बन जाती है। यही कारण है कि कैलस घावों के चारों ओर अधिक बढ़कर उठ सा जाता है। कार्क का निर्माण पौधों के द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप कार्क कैम्बियम से होता है। कार्क कोशिकाएं मृत होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये कोशिकाएं आयताकार होती हैं, परंतु बाद में दीर्घीकृत हो जाती हैं। ये पृथक होती हैं। पौधों में प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न ऊतक प्राथमिक ऊतक कहलाते हैं। संवहनी पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम प्रारंभ से ही उपस्थित होते हैं। द्वितीयक वृद्धि के पश्चात द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनते हैं, परंतु इनमें से प्राथमिक फ्लोएम नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्राथमिक जाइलम बना रहता है। यह केवल अंदर की तरफ खिसकता जाता है। एंजियोस्पर्म पौधे में फ्लोएम के 4 घटक होते हैं: सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिका कोशिकाएं, फ्लोएम मृदूतक, फ्लोएम रेशे। चालनी नलिका कोशिकाओं में प्रारंभिक अवस्थाओं में केंद्रक होता है, परंतु परिपक्व अवस्था में इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक बीजपत्री जड़ में बाह्य त्वचा, बलकुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री मूल में जाइलम बंडल की संख्या प्रायः 6 से अधिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। आवृतबीजी पौधों में द्विबीजपत्री तने तथा द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अनावृतबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म में भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों में जड़ों व तनों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, परंतु कुछ ऐसे हैं जैसे कि यक्का, ड्रेसीना, कोकस आदि में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। एक बीजपत्री तने में परिधीय संवहन बंडल प्रायः छोटे, ठीक, जबकि केंद्र में स्थित संवहन बंडल बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम मृदूतक अनुपस्थित, जबकि जलधारण करने वाली गुहिकाएं उपस्थित होती हैं। एक बीजपत्री पौधों में कलम बांधना
अर्थात ग्राफ्टिंग संभव नहीं है, क्योंकि इनमें समान बंडल घेरे में व्यवस्थित नहीं होते हैं, बिखरे होते हैं। पौधों में मुख्यतः दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, विभजोतक तथा स्थायी। इनमें मेरिस्टेमेटिक अर्थात इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट विभजोतक ऊतकों में भी वृद्धि होती है। पौधों की मोटाई दो प्रकार के मेरिस्टेम की सक्रियता से बढ़ती है, संवहनी कैम्बियम एवं कार्क कैम्बियम। दोनों प्रकार के कैम्बियम ऊतक पार्श्व विभजोतक होते हैं। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के समय सर्वप्रथम संवहनी कैम्बियम का निर्माण होता है। इसकी कोशिकाएं सक्रिय विभाजन करती हैं तथा अपने अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम तथा बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती हैं। फ्लोएम के द्वारा शर्करा प्रायः सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होती है। इनमें प्रवाह हमेशा स्रोत से सिंक की ओर होता है। स्रोत वह स्थान होता है जहां भोजन का निर्माण होता है या भोजन ज्यादा मात्रा में भोजन उपस्थित होता है। सामान्यतः पत्ती या अन्य हरे भाग जहां प्रायः प्रकाश संश्लेषण होता है स्रोत की तरह कार्य करते हैं, परंतु पत्तियों के गिर जाने पर खाद्य या का संचय करने वाले स्थान जैसे जड़ या पुराने तने स्रोत के कार्य के रूप में लगे रहते हैं। पौधों में पत्ती, पुष्प तथा अन्य भागों में प्राकृतिक रूप से पौधे गिर जाते हैं। पौधे से गिर जाने की प्रक्रिया विलगन कहलाती है। ठीक है, जहां से ए भाग गिरते हैं उस स्थान पर दो परत बनती हैं। विलगन परत जिसका निर्माण मृदुकी कोशिकाओं से होता है, रक्षात्मक परत जिसका निर्माण कार्क कोशिकाओं द्वारा होता है। द्वितीयक वृद्धि करने वाले पौधों के तने में एक कार्क कैम्बियम या फैलोजन का निर्माण होता है, जो कि विभजोतकी ऊतकों का बना होता है। फैलोजन अपने दोनों ओर कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा इसके अंदर की तरफ द्वितीयक बलकुट या फैलोडर्म का निर्माण होता है। द्वितीयक बलकुट मृदुकी कोशिकाओं का बना होता है। अपुष्पी पौधों में फ्लोएम के कैम्पेनियन कोशिकाओं का अभाव होता है, बल्कि उसके स्थान पर रूपांतरित मृदुकी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं कहते हैं। पौधों में परिचर्म का निर्माण द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप होता है। पेरिडर्म में तीन प्रकार के ऊतक होते हैं, फैलोजन या कार्क कैम्बियम बीच में, फेलम या कार्क बाहर, फैलोडर्म या द्वितीयक कार्टेक्स अंदर। कार्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति सुबेरिन के निक्षेपण के कारण होती है। सुबेरिन कार्क की कोशाभित्ति पर पाया जाता है। यह वसा पदार्थों का बना होता है तथा क्यूटिन से मिलता जुलता है। जब तने की परिधि में वृद्धि होने लगती तब बाहरी बलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटने लगती हैं और इन्हें कई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती। इसीलिए प्रायः बलकुट क्षेत्र में एक दूसरा मेरिस्टेमी ऊतक तैयार होता है, जिसे कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग या फिल्म में बढ़ जाती हैं, जबकि अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट अथवा काग स्तर में विभेदित हो जाती हैं। फिल्म में पानी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन जमा रहता है। पौधों में स्थूल कोणोतक तथा दृढ़ोतक दोनों यांत्रिक ऊतक होते हैं। इनमें स्थूल कोणोतक का प्रमुख कार्य पौधों की तनन शक्ति प्रदान करना है, ताकि पौधों के भाग मुड़ने तथा हिलने डुलते समय सुरक्षित रहें, जबकि दृढ़ोतक का प्रमुख कार्य पौधों की दृढ़ता प्रदान करना होता है, जिससे पौधा मजबूत होता है। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों का उदाहरण है।
बिग्नोनिया एक द्विबीजपत्री पौधा है, परंतु इसमें असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। इस पौधों में कैम्बियम कई स्थानों पर अनियमित रूप से नई कोशिकाएं बनाता है, जिससे कुछ स्थानों पर जाइलम का निर्माण अधिक होता है तथा दूसरे स्थानों पर फ्लोएम का अधिक निर्माण होता है। पौधों की परिधि में द्वितीयक वृद्धि कैम्बियम अर्थात फैलोजन योंग वैस्कुलर कैम्बियम के परिणाम स्वरूप होता है। ये पार्श्व विभजोतक होते हैं जो द्वितीयक वृद्धि के कारक हैं। इनमें विभाजन के फलस्वरूप जड़ तथा स्तंभ की परिधि में वृद्धि होती है, न कि लंबाई में। इसकी कोशाएं बाह्य त्वचा के समांतर विभाजित होती हैं और दोनों ओर नए ऊतक बनाती हैं। जब फ्लोएम चारों तरफ से जाइलम से घेरे लेता है तो उसे अंतरकाष्ठी फ्लोएम कहते हैं। जब फ्लोएम चारों तरफ से द्वितीयक जाइलम द्वारा घिरा होता है तो उसे अंतःकाष्ठी फ्लोएम कहते हैं। अंतराकाष्ठी फ्लोएम अंतःकाष्ठी फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम स्ट्रैक्टनास से उपस्थित होते हैं। व्यावसायिक जूट के रेशे कोरकोरस की दो जातियां यथा कोरकोरस कैप्सुलेरिस तथा कोरकोरस ओल्टोरियस से प्राप्त किए जाते हैं। यह बास्ट फाइबर श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके रेशे बास्ट अर्थात फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। उपयोगिता की दृष्टि रेशों में कपास के बाद दूसरे स्थान पर जूट का नाम है। पोषवाह रेशे द्वारा एक प्रकार के शाखित दृढ़ोतक होते हैं। ये दृढ़ोतक के एक प्रकार होते हैं जो मुख्य रूप से काष्ठी द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ट्यूनिका कार्पस वाद स्मिथ 1924 द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनके अनुसार आवृत्त बीजों का प्ररोह शीर्ष दो सुस्पष्ट क्षेत्रों ट्यूनिका व कार्पस का बना होता है। लेप्टोम शब्द जो हैबरलैंड द्वारा खोजा गया है फ्लोएम के समानार्थक है। ये फ्लोएम के वे भाग होते हैं जो पौधों में मुख्यतः भोज्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया संपादित करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सबसे सशक्त मैकेनिकल टिश्यू होता है। यह मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल ऊतक है। इन ऊतकों में लिग्निफाइड द्वितीयक भित्ति होती है। ऐसे मृदुतक जिनमें अंतराकोशिक अवकाश सबसे अधिक विकसित होता है वायुतक या एरेनकाइमा कहलाते हैं। ये मुख्यतः जलोद्भिद पौधों में पाए जाते हैं। ये पौधों को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। हिस्टोजनवाद हैंस्टीन 1868 द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनके अनुसार सबसे बाहरी परत त्वचाजन, उसके अंदर बलकुटजन तथा सबसे अंदर रंभजन होता है। त्वचाजन से बाह्य त्वचा व गोपकजन, बलकुटजन से कार्टेक्स एवं अंतस्त्वचा तथा रंभजन से रंभ का निर्माण होता है। जब रंध्र में प्राकृत के आधार पर विभेदित सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं तो उसे एनमोस्टिक कहा जाता है। निक्टेंथिस तथा कैजुराइना दोनों के स्तंभ के बलकुट से संवहन पुल पाए जाते हैं। निक्टेंथिस के बलकुट पुल संयुक्त बहिपोषवाही वर्धी एवं बाह्य आदि दारुक होता है। कैजुराइना में संवहन पुलों का दिक् विन्यास सामान्य होता है। मेडुलरी बंडल पूर्ण संवहन बंडल है जो द्विबीजपत्री पादप के पित्त में पाया जाता है। अभी तक द्विबीजपत्री पौधों में 38 कुलों में इनकी उपस्थिति का पता लगाया जा चुका है। दूसरों को घेरे रहता है। लगाया जा चुका है। ठीक।
मेरिस्टम शब्द सी नागेली 1858 द्वारा दिया गया है। मेरिस्टम एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की असीमित क्षमता होती है। जब जाइलम का विकास इस प्रकार होता है कि प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है तो उसे एक्सार्ज या सेंटीपिटल जाइलम कहते हैं। इस प्रकार के जाइलम का विकास द्विबीजपत्री संवहन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इसके विपरीत द्विबीजपत्री संवहन पौधों के तने में एंडार्च या सेंट्रीफ्यूगल जाइलम अर्थात अपकेंद्री जाइलम पाया जाता है। इनमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। संवहन मंडल में जाइलम, फ्लोएम तथा कैम्बियम का समूह होता है। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के आधार पर एक कई प्रकार के होते हैं, जैसे अरीय जाइलम तथा फ्लोएम अरीय रूप से अगल बगल व्यवस्थित होते हैं। संयुक्त इसमें जाइलम तथा फ्लोएम संयुक्त रूप से समान त्रिज्या पर होते हैं। संकेंद्री इसमें या तो जाइलम या तो फ्लोएम एक दूसरे को घेरे रहता है। यदि जाइलम फ्लोएम को घेरता है तो उसे एम्फीबेसल कहते हैं, जैसे ड्रेसिना आदि। यदि फ्लोएम जाइलम को घेरता है तो एम्फीक्राइबल कहते हैं। इमारती लकड़ी उत्पन्न करने वाला पौधा सोरिया रोबुस्टा डेप्टेरोकार्पेसी कुल से संबंधित है। इसे साल या साखू कहते हैं, जो द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। इसे संस्कृत में अग्निबल्लभा, अश्वकर्ण या अश्वकर्णिका कहते हैं। साल की काष्ठ का उपयोग सेतु निर्माण, रेलवे स्लीपर, नाव, बैलगाड़ियों के पहियों का फर्श, हल आदि बनाने में भी किया जाता है। व्यावसायिक कार्क फैलोजन से उत्पन्न होते हैं। ये ओक से प्राप्त होता है। इसका वानस्पतिक नाम क्वेकर सुबर है। बोतलों में लगने वाली कार्क इसी वृक्ष से बनती है। अधिपादपी मूल में विशेष प्रकार के स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें वेलामेन ऊतक कहते हैं। इन ऊतकों में छोटे छिद्र होते हैं जो वायुमंडल की आर्द्रता को अवशोषित करते हैं। ये जड़ें हवा में लटकती रहती हैं, जिन्हें वायवीय जड़ें कहते हैं। विभिन्न प्रकार के आर्किड्स में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। बेलामेन एक स्पंजी बहुस्तरीय अधिचर्म है जो अधिपादप या अर्धपादप पौधों की वायवीय जड़ों का बाह्य आवरण है। बेलामेन ऊतक का प्रमुख कार्य आधार प्रदान करना, जलक्षय और पौधों को जल के अवशोषण में सहयोग करना है। आर्किड जड़ के बेलामेन ऊतक जड़ के डर्मेटोजन से उत्पन्न होती हैं। अपस्थानिक जड़ें बीज के रेडिकल से उत्पन्न होती हैं नहीं होती। अपस्थानिक जड़ें बीज के रेडिकल से उत्पन्न नहीं होती हैं। रेडिकल से निकलने वाली जड़ों के नष्ट होने के पश्चात पौधों के किसी अन्य भाग से निकलने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। यदि ऐसे तने के आधार से निकलती तो रेशेदार जड़ें कहलाती हैं। मूसला जड़ें बीज के अंकुरण के पश्चात मूलांकुरों से निकलती हैं। अंतःत्वचा संवहन ऊतक को कार्टेक्स से पृथक करने वाली परत होती है जो सभी जड़ों में पाई जाती हैं। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनकी स्पर्श रेखी भित्तियों पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन पट्टी की उपस्थिति अंतःत्वचा का लाक्षणिक गुण है। इन पट्टियों में प्रायः सुबेरिन होता है। और इसके साथ ही यह एग्जाम पॉइंट नंबर 13 आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चैनल को देखते रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।